हरियाणा में कांग्रेस की आंधी, सेंटर में है राहुल गांधी। आज इस विषय पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये हर कोई मान रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी बन चुकी है। कई विश्लेषक तो हवा, आंधी और सुनामी की भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सेंटर में ये जो हवा बनी है, ये जो फिजा बनी है, आंधी बोलिए, सुनामी बोलिए, अपने इच्छा अनुसार, इसके सेंटर में अगर कोई है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने इस पूरी हवा को तैयार किया है, बनाया है। ये एक दिन की सभा की बात नहीं है, लंबे समय से उन्होंने इसको तैयार किया है। वो भारत जोड़ो यात्रा, वो हरियाणा के गांव में, खेतों में जाना, वो ट्रक ड्राइवर से मिलना, बेरोजगारों से बातचीत, महिलाओं के साथ खेतों में बातचीत, खाट पर बैठकर बात, ये सारी चीजें करते रहे हैं राहुल गांधी। और उन्होंने हरियाणा को समझने का प्रयास किया और इस क्रम में हरियाणा ने भी राहुल गांधी को समझ लिया, समझा। ये बात जो मैं कह रहा हूं, बहुत कम लोग बोलते हैं, हो सकता है महसूस करते होंगे, लेकिन राजनीति में नेता जनता के बीच जाए, जनता को समझे और जनता उसके साथ साथ नेता को समझ ले, ये दोनों बातें साथ साथ होती हैं और दोनों बातें साथ में हुई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हैं, लेकिन हरियाणा उस मामले में टॉप पर है। जहां डबल इंजन की सरकार थी, जहां बीजेपी के पास 10 की 10 लोकसभा सीटें हुआ करती थी, जहां बीजेपी 70% वोट हासिल कर चुकी थी, उसके बाद 58 और उसके बाद 44% तक बीजेपी आई, तो अब भी कोई कम वोट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, पिछले लोकसभा चुनाव के में भी देखें तो। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो फर्क लाया, वो फर्क इस रूप में लाया कि कांग्रेस जो कि एकदम आउस्ट हो गया था, कांग्रेस खड़ी होने लगी, इसका फैलाव बढ़ने लगा और बीजेपी की चमक दमक कम होती गई। इसके परिणाम तो तभी मिलने लगे थे जब नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री में तब्दीली की, मुख्यमंत्री को बदल दिया। बाद में जब जनता का आक्रोश इतना ज्यादा हुआ कि जेजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जेजेपी अलग हो गई। ये सरकार जो सैनी जी की चल रही थी, वो तो अल्पमत की सरकार थी। बहुमत का फैसला, अगर सरकार के पास बहुमत आखिरी समय तक होता तो संसद का सत्र बुलाने तक का समय नहीं मिला। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़े है। संसद का सत्र बुला नहीं सके, इसलिए विधानसभा भंग करनी पड़ी। ये बीजेपी के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, किसी मुख्यमंत्री के लिए तो खास तौर से, कि आप संसद का सत्र बुलाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि अगर बुलाते तो आपके पास बहुमत शायद कम हो जाता। चूंकि आपने जो विधानसभा के टिकट बांट दिए थे, उसमें बहुत सारे विधायकों के टिकट काट दिए थे और वो सदन में आपके खिलाफ खड़े हो सकते थे। ऐसी आशंकाओं के बीच विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम थोड़ा पॉइंट वाइज बात करना चाहते हैं और उस हिसाब से आपकी स्क्रीन पर हम ये ला रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी, सेंटर में है राहुल गांधी, क्यों कह रहे हैं। इसकी 5 बड़ी बातें हैं और बारी बारी से हम उस पर चर्चा करेंगे। पहली बात है कि राहुल गांधी ने हरियाणा की नब्ज को पकड़ लिया।
जनता राहुल गांधी को गंभीरता से सुन रही है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है और पहली मैं इस बात को रख रहा हूं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी हवा सुनामी जो कुछ भी बनी है उसके केंद्र में राहुल गांधी है। तो क्यों है? क्योंकि हरियाणा की नब्ज को अगर किसी नेता ने सही ढंग से पकड़ा, जो किसी जाति का नेता नहीं, जो किसी खाप का नेता नहीं, जो किसी धर्म का नेता नहीं, जो पूरे हरियाणा के समाज का, हरियाणा की पूरी आबादी का नेता है। राहुल गांधी को कोई दलित नेता नहीं बोल सकता, राहुल गांधी को कोई जाट नेता नहीं बोल सकता, राहुल गांधी को हिंदू नेता नहीं बोल सकता, राहुल गांधी को अल्पसंख्यकों का नेता नहीं बोल सकता। राहुल गांधी पूरे वोटर के साथ में आए, उनके साथ कनेक्ट बनाया, महिलाओं के साथ कनेक्ट बनाया, युवाओं के साथ कनेक्ट बनाया, आम किसानों के साथ कनेक्ट बनाया, राहगीरों के साथ कनेक्ट बनाया, सड़क पर चलने वाले ड्राइवरों के साथ कनेक्ट बनाया। ये सारी चीजें जो राहुल गांधी ने की, उसका परिणाम ये हुआ कि जनता राहुल गांधी को सुनने लगी और गंभीरता से सुनने लगी। और इस बात को समझना पड़ेगा कि हरियाणा में जो फिजा बदली है, दो कारणों से बदली है। एक तो सरकार से नाउम्मीदी, सरकार के प्रति गुस्सा, और दूसरी तरफ एक उम्मीद जो राहुल गांधी ने पैदा किया। आमतौर पर ऐसे ही होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी सत्ता परिवर्तन होता है तो सत्ता परिवर्तन में आमतौर पर सत्ता परिवर्तन करने से पहले जनता हमेशा जो सरकार में होती है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, उसकी गलतियों को माफ भी करती है, उसको दोबारा मौका देने के मूड में भी रहती है। जनता की ये प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब कुछ एक्स्ट्रा अनहोनी हो जाता है, जब कुछ अतिरिक्त ऐसी बातें हो जाती हैं, तो सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ जाता है। इसके अलावा जब ये फैक्टर नहीं होता है तो अपोनेंट यानी विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं या मुख्य पार्टी होती है जो सत्ता को रिप्लेस करती है, वो कुछ इनोवेटिव करता है, कुछ नया करता है। आम तौर पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष के लिए चुनौती होती है सत्ता को उखाड़ फेंकना। जनता की टेंडेंसी सत्ता को बचाए रखने के लिए होती है और अपोजिशन को जनता को तैयार करना पड़ता है कि ये सरकार बचाए रखने लायक नहीं है, और तैयार करने के लिए इनोवेटिव तरीका अपनाना पड़ता है। आप किसी भी सरकार में इस बात को परख लीजिए जो मैं बात कह रहा हूं, बहुत अनुभव से कह रहा हूं, बहुत विश्लेषण के बाद कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। एक कांग्रेस की लगातार 2 सरकार केंद्र में आई थी, मनमोहन सिंह सरकार, और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई तो कैसे आई? एक पहली सरकार भी कांग्रेस की इतनी अच्छी तो नहीं थी कि रिपीट कर दी जाती, लेकिन जनता ने कांग्रेस सरकार को रिपीट किया क्योंकि बदलावकारी शक्तियां कोई इनोवेशन कर ही नहीं रही थी। अडवाणी जी पीएम इन वेटिंग ही रह गए। लेकिन 2013 में जो अन्ना आंदोलन हुआ, जो बीजेपी ने उसका फायदा उठाया, आम आदमी पार्टी ने भी उठाया, सरकार बनाई, उस दौरान आंदोलन के बाद बीजेपी ने सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए एक सोशल मीडिया का यंत्र खड़ा किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, आईटी का इस्तेमाल किया। यानी अपोजिशन के पास वो सारी नई चीजें थी जो सत्ता को बाहर करने के लिए इस्तेमाल हुई। इस तरह का कुछ इनोवेशन होता है। हरियाणा में आप देखेंगे
अब मैं वापस हरियाणा में आता हूं, क्योंकि हरियाणा की ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकाल हुए, दूसरा कार्यकाल आसानी से मिला और माने कम बहुमत से मिला, समर्थन लेना पड़ा, लोकसभा में बम्पर सहयोग मिला। इस लोकसभा चुनाव की बात छोड़ दें तो 2014 में, 2019 में, 24 में 50-50 मामला हुआ। तो उसका कारण यह था कि बीजेपी ने वहां हरियाणा के की दशा को सुधारने के लिए कुछ किया ही नहीं, मतलब बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए, उपलब्धि बताने के लिए है ही नहीं। और जुल्म करने के मामले में खट्टर सरकार हमेशा याद की जाएगी। भाई अपने नागरिकों पर आसमान से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये कोई छोटी मोटी बात थी? सिविल ड्रेस में पुलिस को तैनात कर दिया गया, वो पिस्तौल से गोली मार रहा था, युवा शुभंकर की मौत हो गई, हरियाणा की ही पुलिस थी ना, ये छोटी मोटी बात थी, लेकिन हुई। किसानों पर जुल्म हुए, लाठियां बरसाई गई, उनको आज भी हरियाणा में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनका हरियाणा आने का मकसद नहीं है, वो तो दिल्ली जाना चाहते हैं, ये रास्ता रोक के खड़े हैं। ये सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी चलिए मानिए कि ये हरियाणा पर पैन हरियाणा लेवल पर नहीं है, सिखों के प्रभाव वाले, जाटों के प्रभाव वाले इलाकों में ये है, लेकिन बेरोजगारी तो हर जगह है, वो डंकी का प्रकोप तो हर परिवार में है, हर समाज के हर दूसरे तीसरे परिवार में है। डंकी की पीड़ा तो हरियाणा भुगत रहा है। इसके अलावा हरियाणा को नशे में धकेल दिया गया है, और नशा इस पूरे देश में जब से अडानी ने एयरपोर्ट अपने हाथ में लिया है, नशा उड़ेला जा रहा है, लोग युवा नशे की गिरफ्त में है। तो हमारी युवा जो दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में है, और जिसको नरेंद्र मोदी जी कभी कहा करते थे कि ये हमारी शक्ति है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो स्ट्रेंथ हरियाणा में कभी इस्तेमाल होती नहीं दिखी। युवाओं को पलायन करने दिया गया, देश से बाहर जाने दिया गया, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए बाध्य किया गया, और ये सारी चीजें हुई। तो इसको बताने का, नैरेट करने का जो तरीका राहुल गांधी ने अपनाया, वो एक नया इनोवेशन आप कह लीजिए, नया तरीका कह लीजिए, वो उन्होंने अपनाया। हर दिल के तारों को झंकृत कर दिया अपने शब्दों से, शब्दों में निहित भावनाओं से और उसमें निहित संदेशों से सबके दिल में उतर गया जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरोजगारी पर उन्होंने बात और भी ज्यादा की, और भी व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात की। मैं इस पर और चर्चा करूंगा, लेकिन मैं दूसरा पॉइंट लेकर आना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट है कि हम क्यों कह रहे हैं सेंटर में है राहुल गांधी, हरियाणा में हवा, आंधी, सुनामी जो कह लीजिए, उसके सेंटर में है राहुल गांधी। दूसरा पॉइंट यह है कि राहुल गांधी ने शैलजा को साथ कर दलित वोटों के संभावित नुकसान से कांग्रेस को बचा लिया। जिस तरीके से शैलजा 10 दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रही, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई दिखने लगी थी, उसको देखते हुए राहुल गांधी ने उचित समय पर उचित हस्तक्षेप किया। शैलजा को मनाने से एक तरह से पार्टी में नई जान आ गई। वो दलित वोट्स, जो ये नहीं है कि उस पूरे दलित वोट पर शैलजा की पकड़ है,
ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन दलित शैलजा की नाराज होने पर, दलित नाराज होते, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता, ये बात निश्चित थी। और हालत यहां तक पहुंच गई थी कि वो मनोहर लाल खट्टर, जिनको सुनने के लिए लोग नहीं जुट रहे, जिनकी सभा में युवा कह रहा है कि अब कहीं भी बीजेपी जीते, पूरा राज्य में जीते, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में हारेगा ये एमएलए, और जवाब में मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की। एक वोटर से, एक कार्यकर्ता से, एक समर्थक से इस अंदाज में जो व्यक्ति बात कर रहा हो, समझिए मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी इस व्यक्ति का अहंकार कितना बड़ा है। उस व्यक्ति ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का न्योता दिया। बीजेपी में कुमारी शैलजा को मनोहर लाल खट्टर ले जाएंगे। कुमारी शैलजा अगर बीजेपी में जाएंगी तो बीजेपी के बड़े नेता उनको बुलाएंगे ना, सेंटर के नेता बुलाएंगे, अमित शाह बुलाएंगे, जेपी नड्डा बुलाएंगे कि मनोहर लाल खट्टर कुमारी शैलजा को बुलाएंगे। कुमारी शैलजा का ये कद है, एक तरह से इस न्योते में भी अपमान था। और कुमारी शैलजा ने बहुत बुद्धिमानी से काम करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संगत में, राहुल गांधी की प्रेरणा से उन्होंने जो रास्ता चुना वो कांग्रेस को मजबूत करने वाला रास्ता कह सकते हैं। तो राहुल गांधी ने यहां भी कमान अपने हाथ में ली और पूरी पार्टी को एक तरह से एकजुट करने, एकजुट रखने की पहल को आगे बढ़ाया। आप देखेंगे, मैं तीसरी बात पर भी आता हूं। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की चमक राहुल गांधी ने हरियाणा में खास तौर से खत्म कर दी। रिपीट करता हूं कि हरियाणा में नरेंद्र मोदी की चमक राहुल गांधी ने खास तौर से खत्म कर दी। कभी भी देश के किसी भी स्टेट में नरेंद्र मोदी की सभा में इतनी कम भीड़ कभी देखी ही नहीं गई थी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी दो दो सभाएं कर चुके हैं, कल भी हिसार में करने वाले हैं, सभा करने वाले हैं, और वहां इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है कि जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसका फोटो पोस्टर में नहीं है, और जो बीजेपी का बागी है उनके बेटे का पोस्टर, नवीन जिंदल का पोस्टर है। इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन मैं पॉइंट पर आता हूं कि नरेंद्र मोदी हिसार भी जाने वाले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सभा में जनता गायब हो गई, आई ही नहीं, भीड़ जुटी ही नहीं। जो लाखों की रैलियां किया करते थे नरेंद्र मोदी, उनकी सभा में कुछ हजार लोग इकट्ठा हुए। 22-23, एक में 22 एमएलए का शामिल थे, उम्मीदवार शामिल थे, एक में 23 उम्मीदवार शामिल थे उस सभा में जहां नरेंद्र मोदी आए। यानी 22-23 सीट को एक सभा से आप संबोधित कर जा रहे हैं और भीड़ 10,000 भी नहीं है, 7,000-8,000 भीड़ है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए 10,000 भीड़ है तो 22-5 110, मान लीजिए 500 उम्मीदवार हुए, 500 लोग हुए, तो हर एमएलए कंस्टिट्यूएंसी से सिर्फ 500 लोग ही नरेंद्र मोदी को सुनने आएंगे। समझिए किस दुर्दशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो जो चमक थी धूमिल हो गई और किस दुर्दशा में वो पहुंच गए। ये किसने किया? ये राहुल गांधी ने किया। उन्होंने दिखाया, बताया, समझाया कि अयोध्या में भी अगर बीजेपी हारी है तो इसका कारण है कि राम मंदिरोत्सव में गरीबों को जगह नहीं दी गई। राम मंदिरोत्सव में
अंबानियों को जगह दी गई, अडानियों को जगह दी गई, फिल्म कलाकारों को जगह दी गई, दौलत वालों को जगह दी गई, लेकिन आम लोगों के लिए राम मंदिर उत्सव में जगह नहीं थी। राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया, जिसका और कोई कारण नहीं दिखता सिवाय इसके कि वो एसटी समुदाय से आती हैं। तो इस बात को राहुल गांधी ने बताया कि ये नरेंद्र मोदी कौन है, और नरेंद्र मोदी कौन है इस बात को समझाने में विनेश फोगाट का योगदान भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। विनेश फोगाट ने ये बताया कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम हमेशा गलत लोगों के साथ खड़ी रहती है, बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है, किसानों पर ट्रैक्टर चलाने वालों के साथ खड़ी रहती है। ये कभी भी न्याय के लिए लड़ने वालों का साथ नहीं देती ये टीम, नरेंद्र मोदी की टीम। उन्होंने बताया, वो किसान जो लंबे समय से बात कह रहे थे, उन्होंने बताया कि देखो ये किसानों की भी बात नहीं सुनने वाले लोग हैं। तो राहुल गांधी जो समझाना चाहते थे, हरियाणा उसके लिए उर्वर भूमि रही। यहाँ किसान आंदोलन भी था, महिलाओं के लिए एक लंबा संघर्ष भी था, पहलवानों का संघर्ष भी था, यहाँ बेरोजगारी भी थी, यहाँ युवाओं में गुस्सा भी था, यहाँ अग्निवीर भी था। ये तमाम मुद्दे थे जिसने राहुल गांधी को एक उर्वर जमीन दी, और राहुल गांधी ने उसको अपने नैरेटिव के साथ में नैरेट कर लिया। ये राहुल गांधी ने किया, और इस वजह से राहुल गांधी के चेहरे की चमक बढ़ गई, इनकी सभाओं में भीड़ जुटने लगी, और नरेंद्र मोदी की सभाओं से भीड़ गायब होती चली गई। मोदी ही नहीं, हरियाणा में कौन नेता बीजेपी के नहीं हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को झोंक रखा है, लेकिन भीड़ ही नहीं है उनके साथ। चाहे राजनाथ सिंह जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ जाए, चाहे अमित शाह चले जाए, भीड़ का टोटा हर जगह बना हुआ है। ये काम राहुल गांधी ने किया है, और हरियाणा में ये बहुत बड़ा काम करके राहुल गांधी ने दिखलाया है। एक और पॉइंट पर आते हैं, वो पॉइंट है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों के साथ जो कनेक्ट राहुल गांधी के पास है आज की तारीख में, किसी और के पास नहीं है। ये कनेक्ट कि उनके बोलने से युवाओं में जोश आ जाए, उनके बोलने से महिलाओं में उत्साह पैदा हो, उनके बोलने से किसानों में उत्साह पैदा हो। ये इकलौते नेता आज हरियाणा में दिखेंगे राहुल गांधी के तौर पर। ये कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी इसकी पुष्टि कर सकता है। ये क्यों अर्जित हुई ये क्षमता, इसकी चर्चा हमने की है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो चौथा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पब्लिक के साथ कनेक्ट बनाने में राहुल गांधी ने एक बढ़त ले ली बाकी सभी नेताओं के मुकाबले। इसी को मैं पांचवें पॉइंट पर भी आता हूं, लगे हाथ पांचवा पॉइंट भी देख लें। ये पांचवा पॉइंट ये है कि भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला सब कह रहे हैं कि सीएम के लिए आलाकमान का फैसला मंजूर। ये राहुल गांधी की देन है। आप समझिए, जो पार्टी गुटों में बटी हुई कही जाती थी, आप अभी हाल में एक दो दिन से भूपेंद्र हुड्डा के इंटरव्यूज देख लीजिए। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक पैटर्न होता है, विधायक दल बैठता है, विधायकों की राय शुमारी ली जाती है, उसके बाद में आला कमान अधिकृत किए जाते हैं, और आला कमान उसमें से आए हुए नामों में से किसी नाम पर जो भी फैसला ले लेता है वो अंतिम फैसला होता है। आला कमान जो भी फैसला लेगा उस फैसले के साथ हम रहेंगे। ये बात भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, ये बात कुमारी शैलजा कह चुकी हैं, ये बात सुरजेवाला कह चुके हैं, रणदीप सुरजेवाला भी कह चुके हैं। तो ये जो कभी गुटों के तौर पर देखी जा रही थी पार्टी, और लग रहा था कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस को नुकसान होगा, उसको यूनिफाइड
इंटेंसिफाइड तरीके से, यूनिफाइड करके इंटेंसिफाई करते हुए राहुल गांधी ने उस लीडरशिप को यूनाइट किया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये काम थोड़ा पहले होना चाहिए, इसका कोई अंत नहीं है, होना चाहिए तो हाँ सही में पहले होना चाहिए, लेकिन जो काम जब हो सकता है तभी होता है, ये बात भी है। यही दूसरी ओर, ये तो हम एक पहलू बता रहे हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या देखने को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी में देखने को ये मिल रहा है कि पूरे देश में उदाहरण बन गया हरियाणा बीजेपी के लिए कि पहले टिकट कट जाए किसी की हिम्मत नहीं होती थी च्यों करने की। इस बार बड़ी संख्या में बगावत हुई, पार्टियां छोड़ी लोगों ने, नेताओं ने, और फिर बागी उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव मैदान में आए। आप कह सकते हैं कि बागी उम्मीदवार तो कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस में हमेशा से रहते आए हैं। कांग्रेस में इस बार 2500 से ज्यादा उम्मीदवार थे। उसके बाद आज कांग्रेस ने जो फैसला लिया कि 12-13 लोगों को पार्टी से निकाल दिया, ये भी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में, संगठन में मजबूत पकड़ को एक तरह से मुहर लगाती है कि उन्होंने ये तय कर दिया है कि किसी को भी पार्टी का नुकसान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये काम बीजेपी नहीं कर पा रही है। बीजेपी अपने बागी उम्मीदवारों पर कोई एक्शन ले नहीं पा रही है, और बीजेपी के खिलाफ बगावत करने का मतलब पार्टी से बाहर हो जाना और अपना करियर खत्म कर लेना, ये माना जाता था। वो टूट गया, वो छूट गया। तो ये बातें जो कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं होते हुए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के साथ जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और स्थानीय लीडर्स, उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आत्मविश्वास का टोटा पड़ गया है। तो इसके लिए वो निर्णय ही नहीं ले पा रहे, क्या करें? अगर बागी को एक्शन लेने जाएंगे तो और नुकसान हो सकता है। ये जो बीजेपी में कमजोरी पैदा हुई है, उसका कारण हम तभी से बता रहे हैं, राहुल गांधी है उसका कारण। कमजोरी बीजेपी में, निर्णय बीजेपी के नेता नहीं ले पा रहे हैं, बगावत बीजेपी में हो रही है, नेता बीजेपी को छोड़ रहे हैं, और वजह है राहुल गांधी। यही बात हम आपको तभी से समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब कुछ बातें जो पीछे छूट रही थी उस पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास दर्शकों की बहुत सारी, ढेर सारी प्रतिक्रियाएं हैं, और हमारे प्यारे दर्शक जो गुणवत्तापूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं, उससे बातचीत की जो दिशा है वो मजबूत होती है, और हम उनके स्टेटमेंट का हमेशा से स्वागत करते रहे हैं। मैं पढ़ता हूं, सलीम खान जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, हरियाणा में इस समय से पहले सरकार भंग करके क्या बीजेपी चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी? इसका कोई, चूंकि डबल इंजन की सरकार है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री वही है, इसलिए वो आशंका तो खत्म नहीं होती। उस आशंका को इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कांग्रेस पार्टी जब जिंदा होगी, हो चुकी है, तो जनता जब साथ देगी, दे चुकी है, तो ये जो फिजा होगी इसी से मुकाबला किया जा सकता है ऐसी चीजों का, और जनता साथ होती है तो मशीनों में बेईमानी भी तो आदमी ही करते हैं, बूथों पर बेईमानी भी तो आम लोग ही करते हैं, तो इस तरीके से वो चीजें खारिज हो जाती हैं। सलीम खान लिख रहे हैं, बीजेपी हरियाणा में चुनाव के दिन वोट देने से जनता को नहीं रोकेगी, कम वोटिंग करवाने के लिए पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, वो कोशिश ऐसी नहीं है। आप हरियाणा की जनता को अगर वोटिंग से रोकना चाहेंगे तो बवाल कर देगी, वो
ऐसा नहीं है कि जैसा उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में कर जाती है पार्टी बीजेपी कि जहां हार का डर रहता है वहां वोटिंग को स्लो करवा लेती है। हरियाणा में करा के देख ले, हरियाणा में हंगामा हो जाएगा। तलविंदर कुमार लिख रहे हैं ईवीएम हटाओ बीजेपी भगाओ। आजादी भाजपा अपनी हार को 10% जीत में बदलने के लिए वोटिंग के दिन और मतगणना के दिन क्या आईएएस आईपीएस का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। अब ये खतरा पहले से कम हुआ है सलीम खान जी, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बैसाखी पर है। नौकरशाह भी जानते हैं कि हमारी गलती कभी भी पकड़ी जा सकती है और हमें सजा भी हो सकती है। ये सरकार कब है कब ना रहे। अब ऐसी बात नहीं कि अगले 25 साल तक बीजेपी को कोई सत्ता से हटा नहीं सकती, इसलिए डरे सहमे नौकरशाह 5-10 साल की बची हुई नौकरी बचाने के लिए पूंछ हिलाते हुए फिरेंगे। ऐसी स्थिति खत्म हो गई है। बाबूलाल जी और सब लोग आपस में बात करें, मैं वैसी प्रतिक्रियाओं पर जानना चाहूंगा जिससे कुछ बातचीत आगे बढ़े। भारत की सोच लिख रहे हैं राहुल गांधी जी एक महान नेता हैं, हम सबको जरूरी है इनकी। और राकेश बडेरा जी लिख रहे हैं राहुल जी के सामने आज के दिन मोदी जी आसपास भी नहीं हैं। और विश्वनाथ जी लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के चेले यह चैनल चला रहे हैं। अच्छा, राकेश वडेरा जी लिख रहे हैं त्यागी जी दिन भर तो यहाँ व्यस्त रहती हैं। अच्छा, कुछ और बातें चल रही हैं। वेरिटा विंसेंट गुड इवनिंग कर रही हैं, मैं आगे बढ़ूं। राकेश जी लिख रहे हैं तो नींद। अच्छा, मैं और आगे बढ़ता हूं। विंसेंट जी आपने ऐसा आदमी देखा है उस आनंद वर्धन को। हो मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। विंसेंट जी लिख रहे हैं धनंजय भी अपने दिमाग का आदमी है त्यागी जी। अच्छा, मैं प्रतिक्रियाओं पर थोड़ा दौड़ के भाग के पकड़ रहा हूं। विजय राम जी लिख रहे हैं अमित शाह जी राहुल गांधी से आज सवाल कर रहे थे कि राहुल बाबा एमएसपी का मतलब जानते हैं, लेकिन यह कहते हुए वह क्या भूल नहीं गए कि उनके सपूत क्रिकेट का एबीसीडी जानते हैं। देखिए, ये जो प्रतिक्रिया है ना, ऐसी ही प्रतिक्रिया आम लोग भी देते हैं। ये क्या अमित शाह जी बात कर रहे हैं? अमित शाह जी मुद्दों पर बात करने के बजाय राहुल गांधी का सामान्य ज्ञान चेक कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान में इतने उस्ताद हैं अमित शाह जी, तो जाइए कौन बनेगा करोड़पति खेल लीजिए। आपको क्या है, आपको तो वाइल्ड एंट्री मिल जाएगी। अमिताभ बच्चन के साथ बैठ के दिखाइए अपना ज्ञान कि आपको एमएसपी भी पता है, आपको बाकी जो शब्द होते हैं वो सब AAA, DDD ये सब टाइप से जो होते हैं, आपको AA खाली पता नहीं होता है, अंबानी अडानी, आपको DDD पता होता है। आप एमएसपी का मतलब पूछ रहे हैं राहुल गांधी से। इससे मूर्खता की पराकाष्ठा है ये कि राहुल गांधी को एमएसपी का मतलब नहीं मालूम। और आपने ठीक कहा, जाके अपने बेटे से पूछो कि क्रिकेट का एबीसीडी पता है क्या, स्लिप किसको कहते हैं, थ्रो किसको कहते हैं, नो बॉल क्या होता है, गली क्या होती है, स्क्वायर बाउंड्री किधर होता है, कवर बाउंड्री किधर होता है, और भी न जाने। हम तो थोड़े कमजोर हैं, कच्चे हैं, पूछ के दिखाइए, सार्वजनिक तौर पर पता चल जाएगा कितना ज्ञान है। तो राजनीतिक प्रश्न का उत्तर देने के बजाय गैर राजनीतिक बातें करना ये बताता है कि आपके पास कहने को कुछ नहीं रह गया है। अमित शाह तो लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो वो राहुल गांधी की सभा है केवल, अगर लग रहे हैं तो हिंदुस्तान की धरती है ये, हरियाणा की जनता है ये, उनके बीच पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कोई लगा देगा? अगर लगा देगा तो गृह मंत्री शर्म से डूब मरिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। देश का गृह मंत्री, उसको पता है कि कहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आजाद घूम रहे हैं। तो ये जब हमला आप करते हैं तो ये बाउंस बैक करता है,
वापस वो हमला आप ही पर चला जाता है। अमित शाह जी, आप क्या भाषण दे रहे हैं? आप जनता को कांग्रेस के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और जनता आपके खिलाफ भड़क रही है। ये चीज देखने को मिल रहा है। अरविंद त्यागी जी कुछ लिख रहे हैं कि अजित कालरा जी, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए, एमएसएमई। बहुत सटीक बात अरविंद त्यागी जी ने कही है कि नोटबंदी का सबसे बुरा असर छोटे छोटे कारोबारियों पर पड़ा, छोटे छोटे कारोबार पर पड़ा, उन कारोबार में काम करने वाले लोगों पर पड़ा जिनसे रोजगार भी छिन गए। अजित कटारिया जी लिख रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन से तो टेररिज्म खत्म हुआ था ना, उसी का जवाब वो अरविंद त्यागी जी ने दिया। आतंकवाद टेररिज्म कहाँ खत्म हो गया? आतंकवाद में कश्मीर को छोड़ के शेष भारत में जो बम फूटने की घटना हुई थी 2013 में लोकसभा चुनाव के दौरान, नरेंद्र मोदी जी जब गांधी मैदान पटना में भाषण दे रहे थे, वहां पटाखे टाइप के बम फूटे थे, कोई मरा नहीं था। वो आखिरी घटना थी। यानी मोदी जी के सरकार आने से पहले सारे स्लीपर सेल, वो मॉड्यूल सब खत्म हो चुके थे। आतंकवाद पूरे देश में खत्म हो चुका था। उसके बाद कोई घटना घटी नहीं है देश में 2013 के बाद। 14 मत बोलिएगा, 14 का मतलब अलग होता है। और कश्मीर में जो आतंकवाद रहा है, वो आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ? अरे आप इस सरकार के रहते पुलवामा जैसा अटैक हो गया, आप कहते हैं पाकिस्तान के लोगों ने किया, और पाकिस्तान के लोगों ने घर में घुस करके पुलवामा अटैक कर दिया। आप कहते हैं हम उसके घर में घुस के सर्जिकल अटैक किए। सर्जिकल अटैक में कौन मरा आज तक बता ना पाए, लेकिन पुलवामा में तो हमारे 42 जवान शहीद हुए थे। बात करते हैं तो आतंकवाद, पठानकोट में अटैक हुआ, यह आतंकवाद नहीं था। जो वैष्णो देवी यात्रा में बारंबार अटैक हुए, वो आतंकवाद नहीं था। जम्मू में लगातार घटनाएं घटी, वो आतंकवाद नहीं है। वो कश्मीर में जब आप कर्फ्यू ही लगा दोगे, कश्मीर में आप पूरे सैनिकों की छावनी सैनिकों की छावनी जो वो कहते हैं, वो पूरे कश्मीर को बदल दिया गया है छावनी में, तो ठीक है, वहां पर रुका हुआ है, वहां पर घटनाएं नहीं हो रही, लेकिन घटनाएं जम्मू में हो रही है। आतंकवाद के जड़ को कहां खत्म किया गया? आपने दहशत पैदा की आम जनों में, आम जनों की जिंदगी को दुश्वार बनाया, जो वहां के लोग बयां कर रहे हैं, और नतीजों में दिखेगा। आगे वेरितास विंसेंट जी लिख रहे हैं, त्यागी जी आजकल डीबी लाइव वाले राजीव कुमार नमस्कार का कोई जवाब नहीं देते। अच्छा, सारी चर्चा यहीं पर होती है, हमें समझ में आ रही है बात। विजय राम जी कह रहे हैं, भाजपा के तमाम सपूत कह रहे थे कि वाड्रा ने जमीन घोटाला किया है, भाजपा की सरकार आने पर जांच होगी, जेल जाएगा, जेल भेजा जाएगा। लेकिन 10 वर्षों के शासनकाल में भाजपा ने क्या 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 कुछ खाट सकी? विजय राम जी, वो जो 3D बोल रहे ना, 3D, उसमें से एक दामाद भी वो बोल रहे हैं। और जब दामाद बोल रहे हैं तो ये सवाल पैदा होता है, 10 साल बाद भी वही बात, तो जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? फिर एक और 5 साल दे दिया जाएगा उसी नाम पर, जिसको कि आप कभी प्रूव ना कर सके, जिसकी आप जांच ना करा सके, जिस पर कोई एक्शन ना ले सके। ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं, आगे बढ़े हम। चलिए हम प्रतिक्रिया से बाहर निकलते। नजीर मलिक जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, राहुल जी हरियाणा कश्मीर में जीत रहे हैं, देश उन्हें पीएम बनाने को भी तैयार है, मगर उनकी पार्टी के दलित मुस्लिम विरोधी तत्व उनकी जड़ खोद रहे हैं। आखिर राहुल उनके प्रति सख्त क्यों नहीं होते? नजीर मलिक जी, राजनीति की दिशा जब होती है तो बड़े गोल साधे जाते हैं, छोटी छोटी घटनाएं समय के साथ खत्म हो जाती हैं। जैसे देश से आतंकवाद खत्म हुआ, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में आतंकवाद जब पनपा तो कांग्रेस ने उसको खत्म करने के लिए एक नीति भी बनाई, और वो 2013 आते आते देश में आतंकवाद खत्म हुआ, कश्मीर को छोड़ करके, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके।
उसी तरीके से राजनीति में भी जो पार्टी अपनी ताकत खो चुकी है, ताकत पाने की कोशिश कर रही है, संगठन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सत्ता को पाने की कोशिश कर रही है, उस पार्टी की प्राथमिकता में जो ये ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो मान के चलती कि इस ऑब्स्टेकल्स को यथासंभव हम दूर करने की कोशिश करें, और वो कर भी रही है। नतीजे दिखते भी हैं, थोड़ी देर से दिखते हैं, तब तक तो आपके सवाल आ जाते हैं और हमारे सवाल बनकर आते हैं, लेकिन सवाल उठने चाहिए। सवाल हैं तभी तो कोई उसका जवाब ढूंढता है। तो हमने अभी देखा हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सबको तलब भी किया है, विक्रमादित्य को तलब किया, फटकार लगाई, और उसके बाद में ये एक रिजोल्यूशन भी लिया कि वहां पर वो नेम प्लेट वाला मामला उस रूप में नहीं लागू होगा, वो फैसला बदला जाएगा। ये सारी चीजें हुई। अब आप कहेंगे कि विक्रमादित्य को फांसी दे दो, विक्रमादित्य को पार्टी से निकाल दो, तब फिर है इसका मतलब कि जो सरकार बड़ी मुश्किल से जनता ने दी है उसको इन मुद्दों पर, ऐसे मुद्दों पर आप सौंप दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, तो सौंप देंगे आपके कहने पर। अगर आप ऐसी ही राजनीति ऐसे होती नहीं। राजनीति में पहली प्रायोरिटी सरकार को बचाए रखने की होती है, उसके बाद उसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसकी कीमत विक्रमादित्य जैसे लोगों को पालना पोसना पड़ता है। ये वक्त का तकाजा है, लेकिन फिर भी मूल सिद्धांतों से पार्टी भटक न जाए इसकी चिंता करनी पड़ेगी किसी भी पार्टी को। बीजेपी को भी देखिए, बीजेपी में भी गलत तत्व है, तो बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को शरण देती रही, तो आप बोलेंगे गलत है, लेकिन गलत तो है, मगर शरण देने के क्रम में एजेंसियों का दुरुपयोग करना, अदालत पुलिस का दुरुपयोग करना, अदालती प्रक्रिया में कुछ हस्तक्षेप करना, ये सारी चीजें तो एक्सट्रीम है ना। लड़ाई यहीं पर है। मैं आगे आता हूं। मुकेश पांचाल जी लिख रहे हैं कि प्रेम जी 8-10 तोड़ेंगे ये बीजेपी के ये दो आदमी। आज सभा से कांग्रेस टूटने की तैयार है। 50 आई तो कांग्रेस की तो बीजेपी वाले सरकार बना जाएगी। राहुल तो संत है राजनीति के। देखिए ये बात तो बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव कोई भी जीते सरकार बीजेपी बनाएगी। आज अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में जो बातें कही हैं यही तो कही कि मार्च 2008 से 2016 से 24 तक, मार्च 2016 से मार्च 2024 के बीच बीजेपी ने 15 बार सरकारों को गिराने का प्रयास किया और 10 बार वो सफल रही। उन्होंने पूरा दिखाया, बताया, तोड़फोड़ किया, जहां नहीं जीते वहां फिर भी सरकार बनाई। तो उसमें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमाम स्टेट्स के नाम उन्होंने गिनाए। तो ये हुआ है, होता है, इसलिए ये सवाल उठते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। दूसरे स्टेट्स में भी, कर्नाटक के बारे में भी यही कहा जा रहा था, लेकिन कर्नाटक में जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया, उसकी संभावना ही खत्म हो गई। तेलंगाना में जबरदस्त बहुमत दिया, कोई संभावना ही नहीं रही कि कोई तोड़फोड़ की जा सके। तो हरियाणा में भी वैसे ही आसार नजर आते हैं। मैं जैसन फ्रांसिस जी की प्रतिक्रिया लेता हूं कि शायद राजीव हैज एंटर्ड महाराष्ट्र विथ हिज टीम एंड बीजेपी's advertising his has started in मराठी here chronology समझा। खैर मैं तो नहीं समझ पाया फ्रांसिस जी की प्रतिक्रिया को। विजय राम जी लिखते हैं, आज हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने दर्जनों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। क्या राहुल गांधी की धमक या बढ़ती लोकप्रियता के कारण हुआ है? इस सवाल का हम जवाब दे चुके हैं और आपकी बात से बिल्कुल मिलता जुलता आपकी सवाल का जवाब हाँ में है। आगे अलीमुद्दीन जी लिख रहे हैं कि जब कठुआ के बलात्कारी को कांग्रेस टिकट देगी, मंडी में मस्जिद के नाम पर पार्टी बीजेपी की भाषा बोलेगी, तो राहुल गांधी की विश्वसनीयता कब तक कायम रह सकेगी? ये कठुआ का उदाहरण बार बार दिया जाता है। कठुआ में वो व्यक्ति जिन्होंने प्रदर्शन किए थे बलात्कारी के पक्ष में, वो व्यक्ति बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। लेकिन
ठीक है, ऐसी गलतियों पर नहीं होना चाहिए, ये आलोचना है और इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन ये चंद उदाहरण हैं। पार्टी में शामिल किया, कोई प्रूवन केस हो करके पार्टी में शामिल किया, ऐसा नहीं है। परसेप्शन वाइज था तो उसका पालन करना चाहिए था, नैतिकता के हिसाब से पालन करना चाहिए था। ये सारी चीजें हैं। आपके सवाल सही है। और मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं, अरविंद भाई मैं 14 साल तक पढ़ा लेकिन इंग्लिश हिंदी से ठीक से नहीं आती, स्कूल के बाहर है। अच्छा, आगे देखिए, प्रतिक्रिया में मैं आता हूँ। ये सवाल जवाब आपस में हो रहे, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं उचित प्रतिक्रिया ढूंढूं और बात कर पाऊं। विंसेंट जी लिख रहे हैं, प्रेम जी अब ये देखना है कि अमित शाह क्या करेगा। अमित शाह क्या करेंगे ये बात जरूर है, देखना है, लेकिन देखना तो जनता क्या करेगी वो महत्वपूर्ण है। अमित शाह क्या करेंगे वो तो हम लोग देख रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि एमएसपी का मतलब क्या है। अरे एमएसपी की गारंटी दे दीजिए अगर इतना मतलब समझ में आता है। कह जाते हैं कि 24 फसलों की हम में एमएसपी दे रहे हैं और हरियाणा में 24 फसल होते ही नहीं है। अलीमुद्दीन जी आगे लिख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं बहुत सारी हैं लेकिन मैं थोड़ा सा प्रतिक्रिया को स्किप करता हूं। और एक बात फिर से लौटते हुए इस बात को कि हरियाणा में जो कांग्रेस खड़ी हुई है उसके सेंटर में राहुल गांधी है। ये बात मैंने कई तरीके से आपके बीच में रखी, लेकिन संगठन पर किसी एक का कब्जा होना, बाकी लोगों को आगे नहीं आने देना, ये सब जो कांग्रेस में प्रवृत्ति रही है उसके खिलाफ भी कांग्रेस में राहुल गांधी को लड़ना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने सभी फैक्शंस को, सभी गुटों को एकजुट किया है और माहौल बदला है। कांग्रेस की हवा आंधी में और आंधी सुनामी में बदलती है कि नहीं बदलती है तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से डबल फायदा कांग्रेस को हुआ है, बीजेपी के प्रति गुस्सा और कांग्रेस के प्रति मोहब्बत, और नरेंद्र मोदी की सभा से भीड़ का गायब होना, राहुल गांधी की सभा में भीड़ का उमड़ पड़ना, ये सारी चीजें कांग्रेस को एक अलग मुकाम पर पहुंचाती हैं और राहुल गांधी इसके मेंटोर हैं। अगर ये दोनों राज्यों में जीत होती है और उस जीत के अगर आप देखें तो सेंटर में राहुल गांधी नजर आएंगे, तो आने वाले समय में जो राजनीति होगी, मोदी बनाम राहुल की, बीजेपी बनाम कांग्रेस की, उसमें राहुल गांधी लीड नजर लेते आते हैं। और यही कारण है, राहुल गांधी ने जो दबाव बनाया है उसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है, आरएसएस की बैठक में पड़ रहा है। आरएसएस को लगता है कि मोदी ने तो बदनाम कर दिया है पूरे आरएसएस को, हमें जवाब देते नहीं बन रहा है। भाई जो सवाल अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं, मोहन भागवत जी बताओ ना, जिसको भ्रष्ट कहते थे उसको 5 दिन बाद पार्टी में ले लेते हैं। उससे आप लोग शर्मिंदा होते हो कि नहीं, शर्म आती है कि नहीं? तो वास्तव में उनको समाज के सामने मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है। तो उनको भी चाहिए नरेंद्र मोदी से छुटकारा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का गुस्सा कहीं आरएसएस के खिलाफ गुस्सा में तब्दील ना हो जाए। बीजेपी तो सत्ता से बाहर हो जाएगी, लेकिन आरएसएस का क्या होगा? आरएसएस चिंता कर रही है, इसीलिए वो नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव डाल रही है। आप समझिए आरएसएस पर इतना बड़ा दबाव किसने बनाया? सेंटर में है राहुल गांधी, हरियाणा नहीं, मैं देश के बारे में कह रहा हूं, देश के लेवल पर कह रहा हूं। देश की सियासत में भी सेंटर में है राहुल गांधी, जिसने आरएसएस को कंपेल कर दिया है कि वो मोदी शाह के सामने ये प्रस्ताव रखे कि हमें ये बीजेपी अध्यक्ष चाहिए, या तो पीएम पद मेरी मर्जी का होगा या तो अध्यक्ष पद मेरी मर्जी का होगा, दोनों बीजेपी में तुम्हारे हाथ में हम रहने नहीं देंगे, क्योंकि इस बीजेपी को आरएसएस ने खड़ा किया है। अब ये बात वो लोग खुल करके बोल रहे हैं। भले अब तक बोलते रहते हम तो सभी पार्टी के हैं, मेरा कोई पार्टी से मतलब नहीं है, ये जो झूठी दलीलें दिया करते हैं संघ वाले, वो सोचे इस हालात में कि कैसे अपनी सोच को सही दिशा में रखना चाहिए। तो आज की बातचीत को हम विराम देते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
और आग्रह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और बने रहिए। सार्थक हस्तक्षेप करेंगे, सार्थक बातचीत करेंगे तो हम प्रतिक्रियाओं को ले पाएंगे। हमारे साथ बहुत दिक्कत हो जाती है कि आपस की बातचीत मेरे से चिन्हित नहीं हो पाती है और मैं बार बार स्क्रीन पर ला देता हूं और इसका कोई इलाज नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सार्थक बातचीत के साथ आप ज्यादा रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।